Good evening, everyone. I hope my voice is loud and clear. Okay, great. So complete country लॉकडाउन हो गई है. Okay, so first of all, please take care of yourself and your family too. Okay, great. So all right, किसी को कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन before we start? Okay, Reliance chart, let me check. Yes sir, tell me. मंथली के ऊपर में काफी सारी बेस कैंडल है रिलायंस के अंदर में. ईयरली डिमांड जोन में देखिए तो ईयरली डिमांड जोन के बॉटम में जरूर है. देन क्वार्टरली डिमांड जोन है हमारे पास में. हाफ ईयरली की भी थोड़ी सी पिक्चर है, बस यही पिक्चर इसको सपोर्ट कर रही है. बेसिकली जो ईयरली का बॉटम है ये स्पेशली सपोर्ट कर रहा है. 20/3/2020 का CMP लिया तो ओके. हाँ, इस पे पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं सर आप? हाउ कैन एनालाइज ट्रेड इन हायर टाइम फ्रेम? सर हायर टाइम फ्रेम पे सिंपल है. देखिए यहाँ पे ईयरली डिमांड जोन है. अब ऐसे के अंदर में प्रॉब्लम ये है ना कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है. अगर सब कुछ यही की यही सेटल हो जाता है तो फिर सारे के सारे डिमांड जोन है वो काफी अच्छे क्वालिटी के हैं, वो यहाँ से चल भी जाएंगे. लाइक आपने निफ्टी, बैंक निफ्टी देखेंगे, वो ऑलरेडी एक अच्छे डिमांड जोन के अंदर में है. और कोई भी आप स्टॉक उठाइए, कोई भी XYZ, एक बार डिमांड में आने के बाद में वो स्टॉक वहां से रिएक्ट कर रहा है. चाहे वो रिलायंस हो, चाहे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस हो, चाहे M&M फाइनेंस हो, चाहे इंडिगो हो, एक बार वो रिएक्ट कर रहा है. अभी इंडिगो भी देखिए मंथली के इस डिमांड जोन में, और डेली बेसिस के ऊपर में आप देखेंगे तो इसमें एक अच्छा पुल बैक आता है, बट वापस से नेक्स्ट डे सेलिंग प्रेशर, वापस से पुल बैक, वापस से नेक्स्ट डे सेलिंग प्रेशर. कोई भी आप स्टॉक देखेंगे उन सब स्टॉक के अंदर में एक ही चीज सिमिलर है. डिमांड जोन एक बार के लिए रेस्पेक्ट कर रहे हैं. चाहे आप जो अभी सबसे वर्स्ट चल रहा है इंडसइंड बैंक, आप उसको भी देखेंगे तो एक बार के लिए डिमांड जोन रेस्पेक्ट करते हैं, बट उनमें सेलिंग प्रेशर ही इतना ज्यादा है. गाइस गिव मी 1 मिनट प्लीज.
Sorry guys, there was an urgent call. Anyway, we need to wait for the entry. Yes, हाँ, that is the correct way. ऐसे के अंदर में आपको ये करना है कि यहाँ पे कंफर्मेशन एंट्री लेनी। हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन जब एक्सट्रीम ज्यादा सेलिंग प्रेशर हो तो आप नहीं कह सकते कि कौन सा डिमांड जोन सर्वाइव करेगा, कौन सा नहीं करेगा। एक बार के लिए ईयरली डिमांड जोन है वो रेस्पेक्ट कर रहा है यहाँ पे प्राइस में, बट उसके बाद में क्या हो रहा है कि नेक्स्ट डे वापस से एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है और वो डिमांड जोन को ब्रीच कर रहा है। तो ऐसे में आप एक काम कर सकते हैं, एक कंफर्मेशन का वेट करें। अब कुछ लोगों के कॉमन क्वेश्चन ये भी रहते हैं, लाइक लेट मी ओपन पेंट। कंफर्मेशन के लिए रूल ये है कि हायर टाइम फ्रेम पे कोई डिमांड जोन है आपका, हम वेट करते हैं कि जब प्राइस यहाँ पे आ रही है तो मीनवाइल कोई बीच में हमारे पास में एक सप्लाई जोन बनता है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, जिसको हम कंफर्मेशन के तौर पे लेते हैं। और जैसे ही इस हायर टाइम फ्रेम की डिमांड जोन को प्राइस हिट करती है, देन हमारा मानना ये होता है कि जैसे ही ये ब्रीच होगा, ये सप्लाई जोन, इस सप्लाई जोन को जिस भी डिमांड जोन ने ब्रीच किया है उस डिमांड जोन पे हम एंट्री ले लेते हैं। बट एज ऑफ नाउ सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास में कैंडल का जो फॉर्मेशन है वो इस टाइप से बहुत कम है। आपके पास में जो कैंडल का फॉर्मेशन है वो बेसिकली आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप से आपको मिलेगा, मतलब उनमें कहीं पे आपको सप्लाई जोन देखने को मिल ही नहीं रहा है। अब ऐसे में तो आपकी कंफर्मेशन काफी ऊपर होगी, तब तक तो मार्केट काफी अच्छा एक पुल बैक भी दे चुका होगा। मार्केट में रिकवरी आने के बाद में 10,000 निफ्टी चली जाए कितना भी लो लगा के, देन उसके बाद में तो कोई इन्वेस्टमेंट करने का सेंस नहीं बनता। बट ऐसा नहीं है, उस चीज से आपको परेशान नहीं होना है। बेसिकली जब भी इस टाइप की कैंडल बनती हैं तो इनके अंदर में क्या होता है, चाहे सप्लाई जोन पहले क्रिएट ना हो लेकिन इसके बाद में कुछ प्राइस का कंजेशन चलेगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन, प्राइस ऊपर जाएगी वापस से डाउन आएगी इसी डिमांड जोन के अंदर में। तो ये मान के चलिए कि यहाँ पे जो कर्व बना है यही आपका नेक्स्ट सप्लाई जोन है। अब ये कंसोलिडेशन चल रहा है वो बेसिकली इस मार्केट के अंदर में ऐसे चलेगा कि मतलब कोई ना कोई सेक्टर डिमांड जोन के अंदर में आएगा, देन कोई स्टॉक उसका डिमांड जोन में आएगा, वो उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, निफ्टी वापस से उसको डाउन लेके आएगी। बट इस बीच में आपके पास में ये एक इस टाइप से कर्व बन जाएगा और इसको फिर आप सप्लाई जोन के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। जैसे ही इसके ऊपर में क्लोजिंग दे, जो भी डिमांड जोन ने इसके ऊपर में क्लोजिंग दी है वहां पे आप लॉन्ग कर सकते हैं, बिकॉज ये मार्केट में चाहे सिचुएशन फर्स्ट टाइम हो यहाँ पे, बट स्टॉक के अंदर में जो ये सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ ये अक्सर होती रहती है। स्टॉक में आपको हर बार ऐसा नहीं मिलेगा कि इमीडिएट बेसिस के ऊपर में डिमांड जोन मिलेगा, सॉरी सप्लाई जोन मिलेगा जिसके टूटते ही आप कंफर्मेशन ले लें। कभी कभी आपको सप्लाई जोन काफी दूर मिलता है। अब हम यहाँ का तो वेट कर नहीं सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, या तो यहाँ पे कोई सप्लाई जोन बनेगा, कभी कभी जोन के अंदर में भी बन जाता है कि प्राइस इस जोन के अंदर में काफी ज्यादा डीप आई और फिर यहीं की यहीं घुमा रही है प्राइस, देन वापस से डाउन आती है, तो ये आपके पास में एक सप्लाई जोन बन गया। मतलब आपको किसी ना किसी पॉइंट पे कंफर्मेशन मिल जाएगी। एक थर्ड केस ये भी हो सकता है कि प्राइस यहाँ से जिस टाइप से आई है उसी टाइप से इमीडिएटली एक बार रिकवरी दे, जिसे वी टाइप रिकवरी बोलते हैं, क्योंकि हमें तो हर पैरामीटर्स को साथ में लेके चलना पड़ेगा, हर फैक्टर को, कि यहाँ पे एक इमीडिएट बेसिस के ऊपर में वी टाइप रिकवरी आए और देन यहाँ से वापस से एक सेलिंग प्रेशर आए स्ट्रॉन्ग। चाहे सेलिंग प्रेशर ना भी आए, ये बस वी टाइप की रिकवरी आई। रिकवरी आने के बाद में ऐसा नहीं है कि वो रिकवरी यहाँ से लेके जहां से स्टॉक करेक्ट हुआ वहां तक ही सबके सब स्टॉक वापस चले जाएंगे। 3 to 4 डेज कंटिन्यूसली बाइंग आने पे एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आ सकती है। रिकवरी आने के बाद में प्राइस वापस से डाउन आएगी और किसी ना किसी पॉइंट पे आपको वापस से कंफर्मेशन मिल जाएगी। मतलब आप जब कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं तो आपको किसी न किसी पॉइंट पे कंफर्मेशन मिल जाती है। कंफर्मेशन का सबसे बेस्ट यही है कि यहाँ पे हमें स्टॉक के बॉटम को ढूंढने की जरूरत नहीं है। लाइक अभी जो मार्केट में सिचुएशन चल रही है यहाँ पे आप किसी स्टॉक का क्या बॉटम एक्सपेक्ट करेंगे? ऐसा कोई स्टॉक ही नहीं है जो नहीं टूट रहा हो। चाहे कोई भी ब्लू चिप स्टॉक ले लीजिए आप, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, जो कंटिन्यूसली इतनी अच्छी रैली दे रहा था,
कोई भी आप XYZ ब्लू चिप स्टॉक उठाएंगे, सब में एक ही कंडीशन कॉमन है, सबके सब डाउन है, हेवीली सेलिंग प्रेशर। और वो हेवीली सेलिंग प्रेशर इसलिए है कि जो सिचुएशन है, लाइक आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्लास में सूरज सर ने बताया होगा कि कुछ एक न्यूज ऐसी होती हैं जिनका पहले से फिक्स रहता है, लाइक कंपनी का रिजल्ट कैसे आने हैं, उसकी बोर्ड मीटिंग क्या है, कब कौन कंपनी का CEO रिजाइन करने वाला है, कब कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट एंड ऑल दैट। बट कुछ एक न्यूज ऐसे जैसे कि कुछ भी फिक्स नहीं है, लाइक पहले कोरोना को देख के लग रहा था, क्योंकि क्या है कि इस टाइप के वायरस पहले भी बहुत बार आए और ये कुछ टेम्पररी इफेक्ट रहते हैं। पहले बहुत बार इस टाइप के वायरस आए हैं, लेकिन वो एक कुछ नॉर्मल टाइम के लिए रहते हैं, टेम्पररी थोड़ा सा इफेक्ट डालते हैं, मार्केट भी करेक्ट होता है और चीजें भी करेक्ट होती है, वापस से पुल बैक आ जाता है। अभी सिचुएशन फर्स्ट टाइम ऐसी आई है हिस्ट्री के अंदर में, मतलब आप अपने ग्रैंडफादर वगैरह से भी पूछेंगे तो वहां पे भी मतलब उनके टाइम पे कभी आई हो तो आई हो, या फिर उनके भी पापा फादर उनके टाइम के ऊपर में, अदरवाइज ऐसी सिचुएशन नहीं आई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं ये चीज। तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट के अंदर हो चाहे कोई भी चीज हो, सब में सेलिंग प्रेशर है। अब आप खुद देख लीजिए, कंप्लीट लॉकडाउन का मतलब ये है कि इकोनॉमी हर तरह से डाउन आनी ही आनी, बिकॉज लोग EMI नहीं चुका पाएंगे, कंपनी जो छोटे छोटे स्टार्टअप है वो EMI नहीं चुका पाएंगे, और वो EMI नहीं चुका पाएंगे तो फिर उस केस के अंदर बैंकों के NPA भी बढ़ेंगे। कुछ एक बड़ी कंपनियां हैं, अब जैसे बड़ी कंपनियां तो मान के चलिए कि महिंद्रा एंड महिंद्रा है, अब इनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इनके अंदर में बेसिकली आप लोग देखेंगे तो इनमें तो आप खुद देख लीजिए कि आनंद महिंद्रा वो खुद गवर्नमेंट को डोनेट कर रहे हैं कुछ ना कुछ, अंबानी है वो डोनेट कर रहे हैं, मतलब इनके पास में एक स्ट्रॉन्ग बैकअप है। ये प्रोडक्शन को डे नाइट भी स्टार्ट करवा सकते हैं, प्रोडक्शन को डे नाइट किया, ये वापस से ट्रैक आने पे टाइम नहीं लगेगा। बट कुछ एक जो कंपनियां हैं जो इस चीज में कैपेबल नहीं है, डेफिनेटली उनको रिकवर होने में टाइम लगेगा, और कहीं ना कहीं वो भी इकोनॉमी का पार्ट है। और अभी सिचुएशन कैसी रहती है ये कंप्लीटली कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। स्टॉक मार्केट ही छोड़िए, चाहे बाहर की भी दुनिया की बात करें तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि इंडिया में किस स्टेज पे जाके कोरोना खत्म होने वाला है। तो अपने को क्या करना है, अपने को रैंडमली ऐसे नहीं है कि कहाँ स्टॉक को बाय करें। हाँ, इन्वेस्टमेंट में आप थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं, बट आपको ट्रेडिंग करनी है तो वेट फॉर कंफर्मेशन। कंफर्मेशन के लिए आपको बॉटम की वरी होने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप बॉटम देखें कि कौन सा बॉटम काम करेगा कौन सा नहीं करेगा। ओके, तो क्वालिटी के डिमांड जोन के ऊपर में ट्रेड कीजिए, कंफर्मेशन का वेट कीजिए, देन ही आप लॉन्ग का प्लान कीजिए। ओके, और किसी को कोई डाउट? should we consider conventional pattern like head and shoulder? No, बेसिकली क्या है कि अमन, जितने भी पैटर्न हैं वो कहीं ना कहीं उन सब के अंदर में डिमांड एंड सप्लाई है। आप कोई भी पैटर्न देख लीजिए, लाइक आपने देखे होंगे कि ट्रेंड लाइन के थ्रू ड्रॉ करते हैं, रिलायंस की बात चल रही थी, ट्रेंड लाइन कुछ इस टाइप से ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे इस पैटर्न को देखिए आप, जस्ट मिनट, ये टेक्निक आपने बहुत जगह देखी होगी, मतलब कि जो भी चार्ट के एक्सपर्ट होते हैं वो शेयर करते रहते हैं कुछ इस टाइप से कि कोई ना कोई स्टॉक है जिसमें रेंज नेरो हो रही है, वो कंटिन्यूसली उसको रेस्पेक्ट कर रहा है, सिमिलरली लो पॉइंट से भी रेस्पेक्ट कर रहा है, देन किसी भी साइड के अंदर में रेंज टूटती है, देन वहां से वो लॉन्ग करते हैं। अब ये आप देखेंगे ये डिमांड एंड सप्लाई तो है, यहाँ पे रेंज नेरो क्यों हो रही है, बिकॉज जो भी डिमांड जोन जो भी बॉटम बन रहा है वो सब रेस्पेक्ट हो रहे हैं। ये भी रेस्पेक्ट हुआ, ये नया बना, ये भी देखिए रेस्पेक्ट हुआ, ये नया बना, ये भी रेस्पेक्ट हुआ। सिमिलरली हायर टाइम से भी ऐसा ही हो रहा है कि जो छोटे छोटे सप्लाई जोन बन रहे हैं वो भी रेस्पेक्ट हो रहे हैं। HDFC का जो ये एग्जांपल आपको दिया होगा, अब इसमें भी रेंज
कुछ इस टाइप से रेस्पेक्ट हुई थी। कंटिन्यूसली यहां से जो भी सप्लाई जोन बन रहा है वो सबके सब रेस्पेक्ट होते जा रहे हैं। ये वाला सप्लाई जोन भी रेस्पेक्ट हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ पे आपको ट्रैप कर सकती है। अब कन्वेंशनल जो पैटर्न है वो तो ये कहेंगे कि प्राइस एक बार इसके ऊपर में क्लोजिंग दे, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में आप लॉन्ग कर लीजिए। बट ट्रेंड लाइन के ऊपर में क्लोजिंग देने का मतलब ये नहीं है कि प्राइस देखिए यहाँ से ऊपर गई है, प्राइस वापस से डाउन आई है, प्राइस ने एक नया लो बनाया है, इस लो को ब्रीच किया और फाइनली प्राइस इस डिमांड जोन में आई, हमारे पास में आई है। इस डिमांड जोन में प्राइस आने के बाद में वापस से प्राइस ऊपर गई है और फिर इस बार एक अच्छी रैली आई है। अदरवाइज उससे पहले तो देखिए ये सप्लाई रेस्पेक्ट हुआ, ये सप्लाई रेस्पेक्ट हुआ, सिमिलरली ये यहाँ से प्राइस वापस डाउन आनी आनी थी। इनके ऊपर में अगर पैटर्न पे आपको काम करना भी हो तो ये देखें कि इसके ऊपर में प्राइस ने क्लोजिंग दी है क्या, क्लोजिंग दी है, दैट मीन्स कि ये सप्लाई जोन खत्म हो गया है, बायर यहाँ पे पोटेंशियल है, स्ट्रॉन्ग बायर है, फिर आप यहाँ पे कोई डिमांड जोन पे लॉन्ग कर सकते हैं। और अगर ये सप्लाई जोन नहीं टूटा है दैट मीन कि सप्लाई जोन सब रेस्पेक्ट हो रहे हैं, प्राइस और भी डाउन आ सकती है। यहाँ पे जो रिलायंस के एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं, वहां पे देखिए प्राइस ऊपर गई, अब आप रैंडमली लॉन्ग हो भी जाए इसके जाने के बाद में, नो डाउट एक बार आप रैली एंजॉय कर रहे हैं, बट देखिए इस सप्लाई जोन से प्राइस वापस डाउन आई, अचानक से वापस से बाइंग प्रेशर था, प्राइस वापस से सप्लाई जोन से डाउन आती है, हमें इस डिमांड जोन पे एंट्री नहीं मिलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें देखिए इस डिमांड जोन पे एंट्री मिल गई, यहाँ के बाद में प्राइस ऊपर गई, वापस से हमें इस डिमांड जोन पे एंट्री मिल गई और फाइनली प्राइस इस डिमांड जोन, ये एलओटीएल शायद बताया होगा सर ने, इस स्ट्रक्चर में आई है। इस बीच में प्राइस ने क्या किया, जब ये प्राइस ऊपर गई तो मंथली का लोकेशन क्रिएट कर दिया, वीकली पे ट्रेंड अप कर दिया और ये लेवल ओवर द लेवल बन गए। लेवल ओवर द लेवल बनने के बाद में यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉसओवर भी हुआ, इस डिमांड जोन से डाउन था, इस डिमांड जोन से अपर था, तो ऐसी सिचुएशन में आपको पता है कि आपको एंट्री बेसिकली कहाँ लेनी है, इन दोनों के बीच में या फिर इस गोल्डन क्रॉसओवर पे आप ले सकते हैं। बट देखिए सब कुछ हुआ है इन डिमांड जोन के अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे एंट्री मिलने के बाद से हर एक डिमांड जोन प्रॉपर रेस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है इस डिमांड जोन में, प्राइस को रोकने के लिए कोई भी क्वालिटी का सप्लाई नहीं, एक हल्का सा सप्लाई जोन था ये भी टेस्टेड हो चुका, उसके बाद में कोई भी क्वालिटी का सप्लाई जोन है ही नहीं, तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी ही जाएगी। अब जब ये यहाँ आया था तब हम सब ने इसको बाई के लिए सजेस्ट किया था क्लासेस के अंदर में, वापस इस डिमांड जोन में एंट्री मिली और तब से हमने सोच लिया था कि ये स्टॉक एक अच्छा खासा ऑल टाइम हाई लगाएगा और वही हुआ। और ये रिजल्ट के टाइम पे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि जब ग्रुप में डिस्कशन चल रहा था कि अब सर क्या करना है यहाँ पे, फर्स्ट टाइम इसने एक डिमांड जोन को ब्रीच कर दिया था, उससे पहले सब डिमांड जोन रेस्पेक्ट हो रहे थे, इसने इस डिमांड जोन को ब्रीच कर दिया था, इस वाले एरिया को। ये कहीं ना एक साइन देता है कि स्टॉक के अंदर में सेलिंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर जो था वो खत्म हो चुका है, अब यहाँ से स्टॉक वापस से डाउन आ सकता है अपने मेन पोजीशन में। फॉरगेट अबाउट दैट, हेड एंड शोल्डर पैटर्न की अगर हम बात करें तो उसमें भी आप देखेंगे क्या होता है, सबसे पहले एक हेड बनता है, सॉरी शोल्डर, हेड, शोल्डर, और इसमें ऐसा बोलते हैं कि ये जो रेंज है, अगर ये रेंज टूटती है तो स्टॉक की जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मूव है, इस एरिया से लेके इस एरिया तक की, वही डाउनफॉल के अंदर में डाउन साइड में भी आ सकती है। मतलब एक बार स्टॉक अगर इससे डाउन गया तो फिर स्टॉक इतनी ही डाउन साइड में जा सकता है, ये हेड एंड शोल्डर के लिए बोला जाता है। अब ऐसे के अंदर में आप देखेंगे तो एक चीज सोचिए, यहाँ पे ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है ये भी एक डिमांड की वजह से बना। ट्रैप के अंदर में आपने देखा हो, ट्रैप में भी क्या होता था, बुल ट्रैप बेयर ट्रैप पढ़े होंगे आपने। अब बेसिकली यहां से प्राइस ऊपर जाना,
इसका मतलब ये हुआ कि हमें नहीं पता कि कहाँ पे जाके क्लोज होनी है, ठीक है, बट हमें ये पता कि इस डिमांड जोन ने ये जो सप्लाई जोन है इसके ऊपर में क्लोजिंग दी है, ये जो डिमांड जोन बना इसने इसके ऊपर में क्लोजिंग दी है। अब उसके बाद में वापस से इस डिमांड जोन में प्राइस आ रही है, डिमांड जोन में प्राइस आने के बाद प्राइस वापस ऊपर गई। अब यहाँ देखिए दो सीन होंगे। कन्वेंशनल के लिए सिर्फ एक सिचुएशन है कि वो यहाँ पे टूटते ही सेल करने वाले हैं। हमारे पास में हम हर टाइप की ट्रेड के लिए तैयार है। वो कैसे? अगर यहाँ पे ये प्राइस अगर किसी बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन को हिट नहीं की है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन को अगर प्राइस ने हिट नहीं किया है यहाँ पे, तो क्या होगा? मान के चलिए सप्लाई जोन यहाँ, तो ये डिमांड जोन रेस्पेक्ट होगा और प्राइस यहाँ से और भी ऊपर जाएगी। मतलब इस टाइप के भी पैटर्न बनते हैं ना, हायर हाइज। ऐसा ही थोड़ी ना हर हेड एंड शोल्डर के अंदर में दूसरा शोल्डर भी बनी जाता है, एक हायर हाइज भी तो कंटिन्यूसली चलता रहता है। वो इसलिए क्योंकि इस डिमांड जोन ने इसके ऊपर में क्लोजिंग दी थी, ये डिमांड जोन अच्छा था, इस डिमांड जोन में वापस एंट्री मिली और प्राइस ऊपर चली गई। और अगर कंप्लीट हेड एंड शोल्डर बनना है तो दैट मीन कि यहाँ पे ये किसी सप्लाई जोन को हिट कर चुका। अब चाहे इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी हो, लेकिन हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन को हिट कर गया, प्राइस देखिए वापस आई है। एक बार इससे जो हल्का सा बाइंग प्रेशर था ऊपर जरूर गई है, बट बैक टू बैक सारे जो सप्लाई जोन बनते आ रहे हैं ना, उन सारे सप्लाई जोन को भी प्राइस रेस्पेक्ट करेगी। कहीं पे भी प्राइस में जो सप्लाई जोन बनेंगे वो सब रेस्पेक्ट होंगे प्राइस में। अब उसके बाद में पॉइंट ये आता है कि अगर यहाँ पे कोई पावरफुल डिमांड जोन है जो इससे ज्यादा पावरफुल है, तो ये प्राइस को वापस ऊपर लेके चला जाएगा। और ये अगर पावरफुल डिमांड जोन नहीं है तो भी ऐसे नहीं है कि हम रैंडमली सेल कर दें, हमें कंफर्मेशन के साथ में ही सेल करना है। प्राइस को यहाँ से डाउन आने दीजिए, एक बार प्राइस ने डाउन किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ही कोई पुल बैक मिले वहां पे आप सेल कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रैप हो सकता है बुल ट्रैप टाइप से कि यहाँ पे कोई रेंज बनी हो प्राइस में, पहले से प्राइस डाउन आए, कन्वेंशनल ट्रेडर की तरह आप भी वो कर दे लॉन्ग, सॉरी शॉर्ट कर दें, और यहाँ पे कोई डिमांड जोन हो जिससे टकरा के प्राइस वापस से एक अच्छा पुल बैक दे दे। क्योंकि ये पैटर्न फेल होते हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, मैंने इनको खूब देखे, ये पैटर्न फेल होते हैं, इसीलिए ये इतने पॉपुलर नहीं है ना ये पैटर्न। बट इन्हीं पैटर्न को अगर आप डिमांड सप्लाई के साथ में देख रहे हैं तो आपको पता है कि कहाँ पे डिमांड है कहाँ पे सप्लाई है, तो कौन सा पैटर्न चलना है। यही तो पूरा प्राइस एक्शन का गेम है। आपको मतलब ही नहीं होना चाहिए कि कौन सा पैटर्न बन रहा क्या नहीं बन रहा, क्योंकि पैटर्न के अकॉर्डिंगली प्राइस चलती तो हार्डली कितने पैटर्न होंगे, उनको याद करने में कितना टाइम लगेगा आपको। बट ऐसा नहीं होता है, आप भी जानते हैं ये बात, पैटर्न के अकॉर्डिंगली प्राइस नहीं चलती है। वहां पे डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंगली, पैटर्न के अकॉर्डिंगली हार्डली 50% ही रिजल्ट मिलेंगे आपको। डिमांड एंड सप्लाई से आप देख सकते हैं कि कब ये टूटने वाला, ये टूटेगा अगर ये सप्लाई जोन है तो, अदरवाइज यही यहाँ से प्राइस वापस चल जाएगी इसी एरिया से और एक नया हाई लगा देगी अगर सप्लाई जोन नहीं है तो। और ये टूटने के बाद में भी जो सेल करते हैं क्वालिटी का, अगर डिमांड जोन है यहाँ पे तो ये वापस ट्रैप कर देता है। यस, मैंने बताया सर कि किसी ना किसी पैटर्न में कोई ना कोई डिमांड एंड सप्लाई है। आप उनको प्रैक्टिकली डिमांड सप्लाई के साथ में देखें, आपको खुद समझ में आ जाएंगे कि वो पैटर्न क्यों चलते हैं क्यों नहीं चलते। चलने को तो जो मैंने आपको बताया ट्रेंड लाइन वाला, मैं तो इसको भी फेवरेट मानता हूँ, कन्वेंशनल है तो भी, क्योंकि मैं इसको डिमांड सप्लाई के साथ में काम में लेता हूँ। मैं एकदम से डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक के अंदर में भी ट्रेड कर लेता हूँ इसके थ्रू। बट अगर अच्छा क्वालिटी का डिमांड एंड सप्लाई है तो, क्योंकि लॉजिकल बात अब देखिए, अब ऐसे मार्केट के अंदर में कहाँ पे चल रही, अब ऐसे मार्केट में तो आपको मानना ही मानना पड़ेगा कि सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। अब मार्केट में ऐसे पैटर्न चल ही नहीं सकते ना, बिकॉज सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। जो फर्स्ट डे हमने पढ़ा था डिमांड, सेकेंड डे डिमांड एंड सप्लाई, वही चीज है। अगर सेलिंग प्रेशर ज्यादा है तो बायर वहां पे नहीं है, प्राइस डाउन आएगी आएगी। अगर बाइंग प्रेशर ज्यादा है, सेलिंग वहां पे सेलर नहीं है, तो प्राइस ऊपर जाएगी ही जाएगी। सिंपल कंसेप्ट है।
ओके, आई होप सबको क्लियर है ये। ओके ग्रेट। अभी हम पढ़ने वाले हैं कुछ एक इंडिकेटर, बेसिकली दो इंडिकेटर हैं, ऑसिलेटर भी हम उन्हें बोल सकते हैं। सबसे पहले एक स्टोकास्टिक, ऐड करने का सिंपल है, राइट क्लिक, स्टडी, ऐड स्टडी। एस प्रेस करेंगे, स्टोकास्टिक। सेटिंग कुछ भी चेंज नहीं करनी, यहाँ पे दो चीजें हैं, ओवरबोट ओवरसोल्ड। ओवरबोट है 80 से ऊपर, ओवरसोल्ड है 20 से डाउन। मतलब अगर 80 से ऊपर अगर प्राइस है, दैट मीन्स कि हम ओवरबोट सिचुएशन में है। 20 से है तो ओवरसोल्ड में है। कैसे काम करता है, अप्लाई कर लेते हैं। ये देखिए, ये 80 की लाइन है डॉट डॉट, और ये है 20 की लाइन। जब भी अगर 80 से ऊपर है प्राइस, मतलब ये इंडिकेटर, तो इसका मतलब ये है कि पर्टिकुलर स्टॉक उस टाइम फ्रेम के ऊपर में ओवरबोट सिचुएशन में जा चुका है, मतलब उसमें बाइंग बहुत ज्यादा हो चुकी है। और अगर 20 से डाउन है तो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा, ओवरसोल्ड पोजीशन में जा चुका वो। अब कन्वेंशनल बेसिकली ऐसे कहते हैं कि एक बार कोई स्टॉक अगर ओवरबोट पोजीशन में जा चुका है तो चांसेस है कि वहां से डाउन आए, और कोई स्टॉक ओवरसोल्ड पोजीशन में जा चुका तो चांसेस है कि वहां से अप जाए। बट बेसिकली मल्टीपल टाइम फ्रेम हमें यही दिखाती है कि हम ये एनालाइज कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि मंथली पे पिक्चर ऐसी है कि ओवरसोल्ड की तरफ जा रहा है, क्वार्टरली पे ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो चुका है, डेली पे आप देखेंगे ओवरसोल्ड है, वीकली के ऊपर में थोड़ी पोजीशन अलग है। एज ऑफ नाउ स्टॉक थोड़ा सा डाउन है, लेकिन स्टॉक थोड़ी सी भी रिकवरी देता है तो कुछ टाइम फ्रेम पे पिक्चर कंप्लीटली चेंज हो जाती है, स्टॉक ओवरबॉट पोजीशन में भी चला जाता है। मतलब हमें कहीं पे भी ऐसी आपको मिलेगी नहीं कंफर्मेशन कि हम कैसे मान लें कि स्टॉक ओवरबॉट में या ओवरसोल्ड में, क्योंकि हर टाइम फ्रेम आपको अलग बताएगा। मंथली आपको कुछ पिक्चर बता रहा, वीकली आपको कुछ बता रहा, क्वार्टरली आपको कुछ बता रहा। तो इसको भी हम डिमांड सप्लाई के साथ में ही काम में लेंगे ताकि इसका प्रॉपर रिजल्ट मिल सके। और जो ये पैटर्न 50% काम करता, हमारे लिए एटलीस्ट 70, 80, 90% काम करें। रूल ये है 80 से ऊपर जाए, कन्वेंशनल ये कहते हैं कि अगर ग्रीन लाइन रेड लाइन को कट करें तो उन्हें कंफर्मेशन मिल गई है कि अब स्टॉक डाउन जाने वाला। सिमिलरली अगर 20 से डाउन जाए और देन अगर ग्रीन लाइन रेड लाइन को कट करे, इसका मतलब उन्हें कंफर्मेशन मिल चुकी है कि अब स्टॉक ऊपर जाने वाला। मतलब 80 के नीचे डेथ क्रॉसओवर बना तो इसका मतलब प्राइस डाउन आने वाली है, 20 के नीचे गोल्डन क्रॉसओवर बना तो मतलब प्राइस अप जाने वाली है। ऐसा कन्वेंशनल बोलते हैं। हम इस प्रिंसिपल पे नहीं चलेंगे, हमें प्रॉपर पिक्चर के लिए डिमांड सप्लाई देखनी पड़ेगी। ये हमारे पास में एक डिमांड जोन था जिसमें हमने कंफर्मेशन ट्रेड ली थी। एक सप्लाई जोन टूटने का वेट किया था इसी क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे। थोड़ा सा बैक साइड से चलते हैं, हिस्ट्री देखते हैं इसकी स्टॉक की। स्टॉक कंटिन्यूसली अप जा रहा। यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टॉक ओवरबॉट पोजीशन में जा चुका है। अब एज पर कन्वेंशनल स्टॉक डाउन जाना चाहिए कि एज पर कन्वेंशनल यहां से स्टॉक डाउन आना चाहिए। और देखिए क्या हुआ है, कंफर्मेशन तो मिल गई लेकिन स्टॉक डाउन नहीं आया, बस वहीं पे रुका और उसके बाद में प्राइस वापस ऊपर चली गई। यहाँ पे एक बार फिर से कंफर्मेशन मिली कि स्टॉक डाउन आना चाहिए, पर देखिए स्टॉक कंटिन्यूसली अप ही जा रहा है।
मतलब ये प्रिंसिपल यहाँ पे भी फेल हो गया, यहाँ पे भी फेल हो गया और यहाँ पे भी फेल हो गया, क्योंकि स्टॉक की प्राइस कंटिन्यूअसली अप ही जा रही है। यहाँ पे देखिए कम किया है, बट अगर कोई इसके अकॉर्डिंगली 215 के आसपास कोई सेल करे तो पोजीशन देखिए 780 जा चुकी है, क्योंकि प्राइस में कोई सप्लाई नहीं है, प्राइस ऑल टाइम फ्रेम हाई की तरफ जा रही है। तो ऐसे रैंडमली हम नहीं खेल सकते ना। अब देखिए प्राइस डाउन आई है, यहाँ पे डाउन आने के बाद में ये अच्छी खासी डाउन आई, इस बार हमें कंफर्मेशन मिली है एज पर कन्वेंशनल भी और एज पर डिमांड सप्लाई भी, और एज पर जो हमारा कंफर्मेशन है कि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे एक सप्लाई जोन ब्रीच हो। जो डेली पे इसने एक सप्लाई जोन ब्रीच किया था, साथ में हमें ये कंफर्मेशन भी मिल गई। हम कह सकते हैं कि हाँ अब स्टॉक अप जाना चाहिए था, और वो वही हुआ कि स्टॉक यहाँ से अप भी गया। बट अगर यहाँ पे कोई डिमांड जोन नहीं होता तो ये एक बार कंफर्मेशन मिल भी जाती ना, तो ये वापस से डाउन साइड में भी बन जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए कंफर्मेशन मिली है, वापस प्राइस अप गई है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये बैक साइड में हिस्ट्री देख सकते हैं आप, कंफर्मेशन मिलती है फिर प्राइस वापस से डाउन चली जाती है। तो वही चीज यहाँ पे भी हो सकती है, बट हमने डिमांड सप्लाई के साथ में देखकर हमने हमारे वे को फॉलो किया। ये हमें एक एडिशनल ट्रेड स्कोर है बस, कि इसमें अगर ये ऐसा कुछ हमें स्ट्रक्चर मिला तो हम कह सकते हैं कि हाँ हमारी ट्रेड की प्रोबेबिलिटी अच्छी है। सिर्फ इसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेड नहीं लेंगे, ये बस हमारी ट्रेड की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाएगा। ट्रेड इसके अकॉर्डिंगली हम कभी भी नहीं लेंगे। नहीं, आरएसआई पे भी तरुण बात करने वाले हैं, वो अलग है। अब यहाँ देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे हम आते हैं, तो मंथली पे तो देखिए पिक्चर बहुत ऊपर है, तभी ये कंफर्मेशन मिल चुकी है। क्वार्टरली पे तो हमें यहाँ जाके कंफर्मेशन मिली थी, मंथली पे पहले ही कंफर्मेशन मिल चुकी है। अब यहाँ पे कोई डिमांड जोन है ही नहीं, देखिए प्राइस वापस से डाउन आ गई और अगेन कंफर्मेशन मिली है। इस बार ये क्वार्टरली का डिमांड जोन था, तो एक बार कंफर्मेशन फेल हो गई, ये सेकेंड टाइम चली, क्योंकि सेकेंड टाइम हमारे पास में डिमांड सप्लाई की स्ट्रक्चर है। और फिर हमने इसको और भी अच्छे वे में देखने के लिए एक सप्लाई जोन टूटने का वेट कर लिया। एक एग्जांपल देखा होगा अपने अजंता फार्मा, आई थिंक सूरज सर ने डिस्कस किया हो मे बी। यस, ये एक सप्लाई जोन था हमारे पास में, सॉरी डिमांड जोन। अगर आप इस डिमांड जोन में देखेंगे तो कुछ भी गलत नहीं है, 7 आउट ऑफ 7 तो है ये डिमांड जोन। कैंडल्स में गैप भी है, गोल्डन क्रॉसओवर भी है, और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे मंथली का लोकेशन भी है और वो डेली के एग्जीक्यूशन से प्रॉपर कोइंसाइड कर रहा है। मतलब मंथली का लोकेशन और डेली का एग्जीक्यूशन दोनों इसके अंदर में है, कोइंसाइड कर रहे हैं। और साथ में मैं आपको ये भी कहूँ कि यहाँ पे सेक्टर भी कोइंसाइड कर रहा था, निफ्टी फार्मा भी। तो देखिए कितने मल्टीपल ट्रेड स्कोर हो गए। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इस डिमांड जोन ने जो ये पूरा कंसोलिडेशन था, इस पूरे कंसोलिडेशन के ऊपर क्लोजिंग दी हमें। मतलब जो स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन जा रहा था, इस डाउन ट्रेंड के जो पूरा कंसोलिडेशन था उसके ऊपर में क्लोजिंग देना, इन कैंडल ने मंथली की लेग इन बना देना, इन कैंडल ने मंथली की बेस, और इन कैंडल ने मंथली की लेगआउट। ट्रेंड वगैरह सब कुछ ऑलरेडी अप हो चुका था। इतने ट्रेड स्कोर मल्टीपल ट्रेड में है, उस वजह से ये वीक टू वीक चला। आज इसमें देखिए एक नया ट्रेड स्कोर भी है। अब ये देखिए लाइन के नीचे भी नहीं गई प्राइस, उससे पहले ही एक कंफर्मेशन मिल गई है लाइन के नीचे जाने बिना ही। क्योंकि जरूरी नहीं है कि स्टॉक हर बार ओवरबॉट के बाद में ओवरसोल्ड जाए। ये देखिए बीच से भी वो लौट सकता है, वापस ओवरबॉट हो सकता है। सिमिलरली एक बार प्राइस ऊपर जा रही है तो ऐसा जरूरी नहीं कि अब ओवरबॉट होगा, वो बीच में कहीं से वापस से ओवरसोल्ड हो सकता है, जैसे यहाँ पे हुआ है। तो सिमिलरली प्राइस जरूरी नहीं कि इस लाइन के डाउन जाए ही जाए।
ये सब कुछ काम कर रहा है डिमांड सप्लाई पे, क्योंकि डिमांड जोन पहले आ गया। अगर डिमांड जोन थोड़ा सा डाउन होता तो यहाँ तक भी प्राइस आ जाती, पर डिमांड जोन पहले था तो उस वजह से ये बीच से ही चल गया। अब आप लोगों में कुछ लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन भी आता होगा कि ऐसे जो इतने हाई प्रोबेबिलिटी डिमांड जोन है जिनमें प्राइस वीक से ही लौट जा रही है, तो इनके अंदर में हम बॉडी टू वीक भी तो एंट्री ले सकते हैं सेकेंड टाइम। हमें पता है कि यहाँ पे तो बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर और भी है रिमेनिंग, गोल्डन क्रॉस ओवर भी है अभी भी, वीक से ही तो प्राइस गई है और वीक से भी हल्की सी ऊपर से ही। दोबारा एंट्री लेना रिस्की है नो डाउट, बिकॉज कुछ एक पेंडिंग ऑर्डर पिकअप हो चुके हैं, बट ये बात भी सही है कि यहाँ पे अभी भी बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब उसके बाद में क्या हुआ देखिए, प्राइस आई आने के बाद में जब ये इस बार बॉडी को इसको टच की है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिली है, बट यहाँ पे कोई डिमांड जोन ही नहीं है। यहाँ पे आप एक ब्लैक डॉट है उसके थ्रू मैच कर सकते हैं, इस ब्लैक डॉट के थ्रू यहाँ पे कंफर्मेशन तो मिली है लेकिन कोई डिमांड जोन नहीं है। प्राइस देखिए वापस से डाउन आ गई, एक डेथ क्रॉस ओवर बना दिया, और इस बार वाला जो गोल्डन क्रॉस ओवर है ना उसके साथ में देखिए डिमांड जोन है, प्राइस ने इस बार बॉडी को हिट किया, और ये कंफर्मेशन जो मिली है ना इसके थ्रू ये ट्रेड वापस चल गई। मतलब पावर डिमांड में ही थी, बट यहाँ पे किसी को फिर भी ट्रेड करनी हो तो कुछ इस टाइप की आप कंफर्मेशन देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टोकास्टिक ने हमें कंफर्मेशन दी है कि प्राइस ऊपर जानी चाहिए। रैंडमली स्टोकास्टिक कंफर्मेशन दे रहा है तो देखिए वो काम नहीं कर रही, क्योंकि प्राइस को रोकने के लिए कोई डिमांड जोन नहीं है। लेकिन एक डिमांड जोन में आने के बाद में कंफर्मेशन दे रहा है तो मतलब यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है। यहाँ मैच कीजिए डॉट को, प्राइस यहाँ है, और इस ब्लैक डॉट को आप यहाँ मैच कीजिए, आपको साफ समझ में आ जाएगा। इसके बाद में देखिए ये यहाँ पे एक हल्का सा सप्लाई जोन भी काम कर गया, क्योंकि प्राइस वापस से ओवरबॉट एरिया में जा चुकी है। तो ये आप इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर में, उनसे आपको एक कंफर्मेशन का आइडिया मिल जाएगा। जिस भी ट्रेड पे आपको डाउट हो कि ये चलेगी या नहीं चलेगी, उस ट्रेड के अंदर में आप इस इंडिकेटर को काम में ले सकते हैं। लाइक ये डिमांड जोन है, अच्छा खासा बॉटम का डिमांड जोन है, इसने इस मूव के ऊपर में क्लोजिंग भी दी है, लग रहा है क्या पता चल जाए, बट फिर भी डाउट है कि चलेगा या नहीं चलेगा, तो कुछ कंफर्मेशन देख सकते हैं। कंफर्मेशन देख रहे हैं कि इस डिमांड जोन में जब एंट्री मिली है तो देखिए इंडिकेटर ने भी कंफर्मेशन दी है, पहले भी कंफर्मेशन दी है, बट पहले देखिए यहाँ पे प्राइस सर यहाँ पे कोई डिमांड जोन नहीं है। ओवर सोल्ड के बाद तो कंफर्मेशन यहाँ पे भी मिली है, बट यहाँ पे कोई डिमांड जोन है ही नहीं, बट यहाँ पे देखिए डिमांड जोन था, कंफर्मेशन मिली, प्राइस यहाँ से वापस ऊपर चली गई। तो जिस डिमांड जोन पे आपको डाउट हो तो उसमें आप इस टाइप के, जैसे कि हम देखते थे कैंडल देखते थे, गैप्स देखते थे, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न हुआ, कोई मार्केट ट्रैप्स हुआ, मूविंग एवरेज हुआ, EMA 20 हुआ, सेक्टर हुआ, तो इस टाइप से ये भी आपके पास में आज से ट्रेड स्कोर है जो आपके ट्रेड की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाएगा। ये आपको कहीं पे भी किसी भी ट्रेड में मिल जाए तो आप उसमें 1 नंबर ऐड कर लीजिए कि अब आपकी ट्रेड चलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। ध्यान में रखना इसको सिर्फ सिर्फ डिमांड सप्लाई के साथ में ही काम करना है, और एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे। हायर टाइम फ्रेम से आप आइडिया ले सकते हैं कि हायर टाइम फ्रेम की पिक्चर क्या सजेस्ट कर रही है, हायर टाइम फ्रेम का जो डिमांड जोन है वो होल्ड करेगा या नहीं करेगा, बट उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको कंफर्मेशन जरूर देखनी है, जो हम सप्लाई जोन टूटने की कंफर्मेशन करते हैं, जो अभी टीवीएस में डिस्कस किया हमने। अदरवाइज एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे आपको किसी लेवल में डाउट है तो आप चेक कर सकते हैं कि स्टोकास्टिक आपको क्या सजेस्ट कर रहा है। सबसे फर्स्ट कि वो ओवरसोल्ड में है या नहीं डिमांड के टाइम पे, और साथ में कोई कंफर्मेशन दी है या नहीं। ओवरसोल्ड में है तो भी आप ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो कंफर्मेशन ट्रेड चलने के बाद में दे, कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है। बट किसी लेवल में अगर आपको डाउट है कि ये लेवल चलेगा या नहीं चलेगा तो उसमें कंफर्मेशन होने के बाद में ही एंट्री लें।
यहाँ पे मैं 2 डिमांड जोन मार्क कर रहा हूँ। फर्स्ट डिमांड जोन है ये, सेकेंड डिमांड जोन है ये। अगर बात करें डिमांड जोन की स्ट्रेंथ की, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक बेस कैंडल है, यहाँ पे 2 बेस कैंडल है, बट यहाँ पे लेग आउट जो है थोड़ी ठीक है एज कम्पेयर टू दिस। मतलब कुल मिला के अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखेंगे बेस लेग आउट वगैरह को कंसीडर करके, तो दोनों के दोनों डिमांड जोन इक्वल प्रोबेबिलिटी के सो रहे हैं आपको। बट देखिए ये डिमांड जोन तो चल गया है, बट ये डिमांड जोन टूट गया है। कोई बता सकता है इसका क्या रीजन हो सकता है? यस, ऑब्वियसली क्लोजिंग। यहाँ पे आप देखें कि इस डिमांड जोन ने, या सेलिंग प्रेशर तो है ही, सेलिंग प्रेशर तो दोनों में होता है। देखिए यहाँ पे भी देखिए प्राइस धीरे धीरे डाउन आ रही है, कोई एक्सट्रीम सेलिंग प्रेशर नहीं है, और यहाँ पे भी प्राइस धीरे धीरे डाउन आ रही है, सेलिंग प्रेशर इक्वल है। मेन पॉइंट है क्लोजिंग। इस डिमांड जोन ने जो प्रीवियस मूव थी, जो कि ये, इसके ऊपर में क्लोजिंग दी है और प्राइस वहां सस्टेन हुई है। जबकि इस डिमांड जोन ने इस मूव के ऊपर में क्लोजिंग नहीं दी है, प्राइस ऊपर जरूर गई है बट क्लोज नहीं हुई है। और ये ऑल टाइम हाई के स्टॉक में फर्स्ट इंडिकेटर होता है कि प्राइस अप डाउन आ सकती है, चाहे ऑल टाइम हाई हो स्टॉक हो या फिर एक 52 वीक हाई स्टॉक हो, कि अब यहाँ से प्राइस डाउन आ सकती है अगर क्लोजिंग नहीं दी है तो। लाइक रिलायंस में देखा, एचडीएफसी में देखा, मल्टीपल आपको एग्जांपल मिल जाएंगे, किसी भी स्टॉक में देख लीजिए। चाहे कितना ही अच्छा डिमांड जोन हो, उस डिमांड जोन ने अगर क्लोजिंग अच्छी नहीं दी है, तो 99% वो डिमांड जोन अब टूटने वाला है और प्राइस में एक डाउनफॉल स्टार्ट होने वाला है। इसकी क्लोजिंग अच्छी थी, ये चल गया, ये नहीं चला क्योंकि इसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं थी। और उसके बाद से देखिए हर एक सप्लाई जोन रेस्पेक्ट हो रहे हैं। जिस जिस सप्लाई जोन में चाहे कितना भी लो क्वालिटी का हो, एंट्री मिल रही है, वो सबके सब रेस्पेक्ट हो रहे हैं। प्राइस कंटिन्यूसली डाउन आ रही है, क्योंकि प्राइस को होल्ड करने के लिए कोई डिमांड जोन भी तो नहीं है ना क्वालिटी का। ये था, ये टेस्टेड हो चुका है, कोई क्वालिटी का डिमांड जोन बचा ही नहीं हमारे पास में। एक चीज और नोटिस करने वाली यहाँ पे ये है कि जब प्राइस इस डिमांड जोन में आई ना, तो देखिए यहाँ पे हमें एक कंफर्मेशन मिली है स्टोकास्टिक के थ्रू। जब इस डिमांड जोन में आई ना, तो देखिए प्राइस ऊपर ही है, यहाँ पे ही है, मतलब ओवरसोल्ड एरिया में आई नहीं है वो। प्राइस ओवरबॉट एरिया से डाउन जरूर आई है, बट ओवरसोल्ड एरिया में नहीं आई है। चाहे डॉट से डॉट आप मैच कर सकते हैं। इस सप्लाई जोन का गेम हो चुका है, उसके बाद में भी ये यहाँ पे ये प्राइस, तो ये भी मतलब कुछ एक मल्टीपल चीजें जो आप एक साथ में इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको एक बेटर रिजल्ट मिलेगा। इन सब चीजों के लिए आपको थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा कि इन सब चीजों को एक साथ में इंप्लीमेंट करें, अपने ट्रेडिंग स्टाइल को और बेटर से बेटर बनाएं। वेट करें अच्छी अपॉर्चुनिटी का। जो मार्केट की अभी सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो ट्रेड ले नहीं रहे हैं, बिल्कुल सेफ है अपना कैपिटल, क्यों अननेसेसरी लॉस करना है ऐसे मार्केट में। जब अच्छी अपॉर्चुनिटी हो तो उसमें इन्वेस्ट करो ना। लेट सपोज आप 12,000 पे इन्वेस्ट करने वाले थे, 11,000 पे इन्वेस्ट करने वाले थे, 10,500 पे इन्वेस्ट करने वाले थे, और उस बीच में आपको अचानक से ऐसी लॉटरी मिले कि आपके लॉस कुछ भी नहीं हुआ है और आपको मौका मिल रहा है यहाँ पे इन्वेस्ट करने का, तो ये अच्छा बेटर ऑप्शन है ना। और भी बेटर ऑप्शन हो सकता है कि और भी डाउन मिले, बिकॉज हम पेशेंस कर रख रहे हैं, वेट कर रहे हैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का, कोई कंफर्मेशन मिले। जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, 40 रुपीज का स्टॉक आपको 60 पे मिले, बट 60 पे कंफर्मेशन तो होगी ना कि अभी 40 पे मिल रहा है, बाद में 60 पे मिलेगा, बट 60 पे कंफर्मेशन होगी। हो सकता है 40 वाला 20 पे मिले आपको अदरवाइज। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में एक इंडिकेटर आता है RSI, जिसको लोग अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। अगेन हम तो डिमांड सप्लाई के साथ में ही यूज करेंगे ताकि बेटर रिजल्ट मिल सके। काम कैसे करता है, स्टोकास्टिक को वापस लगाता हूँ, दोनों में डिफरेंस समझा देता हूँ। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स वही सेम चीज है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड। ओवरबॉट उसमें 80 था, यहाँ पे 70 है, इसमें ओवरसोल्ड 30, उसमें 20 था। अप्लाई कर देते हैं, देखिए थोड़ा सा अलग है इससे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये अलग है,
अब ये काम कैसे करता है इंडिकेटर, इसमें ओवरबॉट ओवरसोल्ड की जगह हम पॉजिटिव डाइवर्जेंस नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने वाले हैं। पॉजिटिव डाइवर्जेंस नेगेटिव डाइवर्जेंस क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। स्टोकास्टिक हटा देते हैं, हम निफ्टी की बात करते हैं। मान के चलिए कि स्टॉक में तो कंटिन्यूसली लो बन रहा हो। देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको 2-3 दिन इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने हाथ से, अलग अलग एग्जाम्पल पे, तब ये आएगा। मैं यहाँ पे बनाऊंगा आपको इजी लगेगा, बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये समझ में नहीं आएगा। स्टोकास्टिक बहुत ज्यादा इजी इंडिकेटर है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे देखिए प्राइस निफ्टी बैक टू बैक लो पे लो लगा रही है, आपको नहीं पता कि ये लो कहाँ खत्म होगा। अब आप ये सोचे ये बॉटम है तो नया बॉटम बना दिया, फिर देखिए वापस एक नया लो, फिर वापस एक नया लो, मतलब हर बार प्राइस लो पे लो लगा रही है। ऐसे तो हम बोल ही नहीं सकते ना कहाँ पे वो है बॉटम है। अब ये इंडिकेटर कैसे काम करता है कि यहाँ पे तो लोअर लोज बने प्राइस के अंदर में, और यहाँ पे हायर हाइज बने। यहाँ पर हायर हाइज का मतलब ये है कि एक बॉटम डाउन साइड में और एक बॉटम अप साइड में, कुछ इस टाइप से। यहाँ पे इजी है प्लॉट करना, यहाँ पे ही चैलेंज रहता है हमेशा। चैलेंज कुछ नहीं है, एक बार आप समझ गए तो। यहाँ पे देखिए प्लॉट करना है, दो बॉटम को मैच करना है आपको, कि फर्स्ट बॉटम ये, फिर उसके बाद में हायर हाइज का बॉटम होना चाहिए, लोअर लोज का नहीं। जैसे अगर लोअर लोज के मैच करने होते तो सिंपल है कि ये बॉटम है और फिर ये बॉटम है, इन दोनों को मैच कर देते। हायर हाइज का मैच करना तो ये बॉटम है और ये बॉटम है, इन दोनों को हमने मैच किए। अब लाइन से लाइन मिलाते हैं, देखिए पॉइंट से पॉइंट, ये जो ब्लैक टिक है इसको फोकस करना है। अब ये देखिए ये ब्लैक टिक कहाँ है, इस मूव के बाद में, मतलब ये जब मूव बनी तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये तो था लोअर लो, और ये हो गया हमारे पास में हायर हाई। इस सिचुएशन को, इस सिनेरियो को बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस। कि स्टॉक में लोअर लो बने, इंडिकेटर में हायर हाई बने, उसके बाद में ऐसा मानना होता है कि अब प्राइस जो है वो यहाँ से अप जाएगी। बट हमें तो सिर्फ इससे मतलब नहीं है, हमें कंफर्मेशन के लिए डिमांड जोन चाहिए। अभी ये लास्ट टाइम हुआ था जब निफ्टी में एक अच्छी रैली आई थी, रैली यहाँ से आई हो लेकिन कंफर्मेशन पहले मिल चुकी है, बिकॉज ये निफ्टी के अंदर में एक हाई क्वालिटी का डिमांड जोन था। इस डिमांड जोन में एंट्री मिली। अब ये मंथली के लोकेशन से भी कोइंसाइड कर रहा था, आप चेक कर सकते हैं 7/7 दिल्ली पे है, मंथली के लोकेशन के एकदम से बीच में था ये, मतलब इस डिमांड जोन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक हल्का सा ट्रेंड जो था ना वो अप टू साइडवेज हो गया था, क्योंकि प्राइस अच्छी खासी डाउन आई थी। तो उसमें हमें ये कंफर्मेशन मिल गई साथ में कि यहाँ पे हमारे पास में कि हम साइडवेज टू अप ट्रेंड में नहीं खेलना चाहते, हम बिल्कुल सेफ खेलना चाहते हैं। तो हमें कुछ एडिशनल ट्रेड स्कोर चाहिए, और एडिशनल ट्रेड स्कोर हमारे पास में यही है कि यहाँ पे हायर हाइज बना जब यहाँ पे लोअर लोज बन रहा था। और सेम डे जब ये आई थी, आप चेक कर सकते हैं 23 अगस्त 2019, यहाँ पे निफ्टी को इस बॉटम पे बाई करवाई थी टेलीग्राम पे, बिकॉज डिमांड जोन था और यहाँ पे हायर हाइज का कंफर्मेशन था। सेम यही चीज बैंक निफ्टी में भी थी। जब यहाँ पे बैंक निफ्टी मूव आई है तो देखिए यहाँ पे भी ये भी लोअर लोज बना और ये भी लोअर लोज बना। हमें कौन सा काम में लेना है कि जिस लोअर लोज के साथ में हायर हाइज बनाओ, इस बॉटम को इस बॉटम से मैच कर देते, सिंपली मैच करेंगे तो देखिए डॉट से डॉट मैच हो रहा है, यही वो मूव है। तो ये हो गया लोअर लोज, ये हो गया हायर हाइज। निफ्टी के साथ में बैंक निफ्टी भी डिमांड जोन में आई और हमने यहाँ पे ट्रेड ले ली। तो ये कंफर्मेशन का अच्छा, निफ्टी बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छा काम कर सकता है। अभी भी जब निफ्टी लौटने वाली हो किसी डिमांड जोन से टच होने के बाद में, तो आप इस टाइप की कंफर्मेशन का वेट कर सकते हैं।
क्योंकि इस करेक्शन के बाद में भी देखिए यहां से लौटी, और इससे पहले जो एक मेजर करेक्शन था बैंक निफ्टी, यहाँ पे भी यही हायर हाइज और ये लोअर लोज। यस, मैं रिपीट कर देता हूँ सस्मित, यहाँ पे स्टॉक में लोअर लोज बनना चाहिए। सारे लोअर लोज मार्क कर लीजिए कि जहां से प्राइस टूट रही है, अब हमें तो पता नहीं ना कि बॉटम कहाँ पे आने वाला। प्राइस कंटिन्यूसली डाउन जा रही है, हमें कुछ भी आइडिया नहीं है कि कौन सा बॉटम होगा। हमने ये भी मार्क कर लिया, इससे पहले हमने ये भी मार्क कर लिया था, इससे पहले हमने ये भी मार्क कर लिया था। सारे बॉटम मार्क करके देख लीजिए लोअर लोज वाले। जिस भी बॉटम के साथ में यहाँ पे हायर हाइज बने ना, उसे पकड़ लेना आपको। ये बॉटम ऐसा था जिसके साथ हायर हाइज बना, इसके साथ में नहीं बना। देखिए यहाँ पे बन गया, तो मतलब ये एक साइन मिला है हमें कि यहाँ से निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी या कोई भी अंडरलाइन वो यहाँ से ऊपर जाने वाला है। और हम इसी कंफर्मेशन को सेफ खेलने के लिए डिमांड और सप्लाई का यूज करते हैं कि डिमांड जोन है तो ही हम ट्रेड लेंगे, रैंडमली नहीं लेने वाले। हो सकता है ये पैटर्न फेल हो जाए, बट अगर डिमांड के साथ में बना तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये पैटर्न यहाँ से चले। प्रीवियस करेक्शन की हम बात कर रहे थे, उसमें भी देखिए यहाँ पे प्राइस कंटिन्यूसली डाउन है और यहाँ पे हमारे पास में एक हायर हाइज बना है। निफ्टी का भी प्रीवियस अगर आप देखेंगे, ये डाउनफॉल, ये हमारे पास में हायर हाइज। डाउन तो देखिए यहां से भी आई है निफ्टी, बट यहाँ पे कुछ हायर हाइज की फॉर्मेशन बनी नहीं रही है। लोअर लोज तो बन गए, यहाँ पे भी लोअर लोज है, यहाँ पे हायर हाइज बनना चाहिए। ये पॉइंट ऐसा है कि इसके बाद में देखिए यहाँ पे हायर हाइज बन गया। पॉइंट से पॉइंट हम मिला रहे हैं तो हम चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं बताया ना आपको, बस ये चीज ध्यान रखनी, बिल्कुल ट्रिकी नहीं लगेगा। सबसे पहले जो भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में है या फिर अप ट्रेंड में है, जैसे डाउन ट्रेंड में है तो उसके लोअर लोज मार्क करते चलिए। आप सारे लोअर लोज मार्क कीजिए, आपको बाई करना ही नहीं है। आप बाई कब करेंगे कि यहाँ पे इंडिकेटर लोअर लोज चल रहे हैं, सब कुछ एक बार बस हायर हाइज बन जाए कुछ इस टाइप से। देखिए यहाँ पे लोअर लोज चल रहे, यहाँ पे लोअर लोज चल रहे, हायर हाइज बन ही नहीं रहा। बिना डिमांड सप्लाई के साथ में भी काम करते हैं, लाइक हम कोई सेल की ट्रेड देखें। ये देखिए अशोक लेलैंड है, कंटिन्यूसली अप जा रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ अशोक लेलैंड के अंदर में कि ये तो हायर हाइज बना है। इस बार देखिए उल्टा है, हायर हाइज यहाँ पे भी बना है, ये हायर हाइज ही बन रहे सबके सब, ये भी हायर हाइज बना, और यहाँ पे एक लोअर लोज बना है। अब की बार देखिए बॉटम को हम थोड़ा सा अलग तरीके से कैच कर रहे हैं। सिंपल ये देख लीजिए, ये तो हो गया हायर हाइज और ये है लोअर लोज। मार्क करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, एक बार की प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। अब जब ये आपको बना है ना यहाँ पे लोअर लोज और ये हायर हाइज, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस। और नेगेटिव डाइवर्जेंस को हमेशा काम में लेंगे सप्लाई जोन के साथ में। नेगेटिव डाइवर्जेंस को हमेशा सप्लाई जोन के साथ में काम में लेते हैं। यहाँ पे देखिए कोई स्टॉक में सप्लाई जोन है ही नहीं, प्राइस डाउन जरूर आई है बट इतनी ज्यादा भी नहीं आई। लोअर लो से कंफर्मेशन मिली, डाउन जरूर आई बट इतनी ज्यादा भी नहीं आई, फाइनली इस डिमांड जोन से वापस ऊपर चली गई। रुपीज की टर्म्स में देखें तो ठीक है, 112 से 74 के आसपास स्टॉक आ गया, जो कि एक अच्छा ड्रॉप है। बट ये एक डिमांड जोन जिसमें बेस कैंडल बहुत सारी है, ये भी चल गया और प्राइस वापस ऊपर चली गई। जो टाटा मोटर पे कंफर्मेशन आपने पढ़ी होगी,
टाटा मोटर ये मंथली का डिमांड जोन था, जिसपे डाउट था कि सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, और एक कंफर्मेशन का वेट किया था यहाँ पे। और कंफर्मेशन कहाँ मिली थी हमें कि टाटा मोटर ने ये मूव, ये जो सप्लाई जोन है ये खत्म कर दिया था। खत्म किसने किया? इस डिमांड जोन ने। इस डिमांड जोन में एंट्री मिली, एंट्री मिलने के बाद प्राइस कंटिन्यूसली अप है। अब यहाँ पे ये देखिए, जब प्राइस डाउन जा रही है ना, तो यहाँ पे तो बन रहा लोअर लोज और यहाँ पे बन रहा हायर हाइज। एक एडिशनल कंफर्मेशन और हो गई। जो आपने डिमांड सप्लाई सीखी है वही प्रायोरिटी देनी है कि हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से रिएक्ट करे, और स्मॉलर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन को, एक सप्लाई जोन को प्राइस तोड़ दे तो हम उस डिमांड जोन पे, स्मॉलर टाइम फ्रेम वाले पे लॉन्ग करते हैं। उसके साथ में हमें एक एडिशनल कंफर्मेशन मिल गई है बस कि यहाँ पे लोअर लो है, यहाँ पे हायर हाइज है। दैट मीन्स कि पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना है, और यहाँ पे कंफर्मेशन मिली है कि हम यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। प्रायोरिटी ऑलवेज डिमांड सप्लाई है। ये सारे ट्रेड स्कोर एडिशनल है कि आपकी ट्रेडिंग को और बेटर बनाने के लिए, कि कहाँ पे भी डाउट हो तो इनको इम्प्लीमेंट कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको इनको सबको चार्ट पे रखने हर टाइम, कि आपने स्टोकास्टिक भी रख लिया, आपने आरएसआई भी रख लिया, फिर देखिए ये सब कुछ बहुत छोटे हो जाएंगे, चार्ट में कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बेटर यही है कि इंडिकेटर रखिए मत। जहां पे भी आपने ट्रेड प्लान कर लिया है, फिर उसके अंदर में आप एक बार देख लीजिए कि कहाँ क्या कंफर्मेशन मिल रही है। बाकी तो देखिए जो गोल्डन क्रॉस ओवर है वो सामने दिखेगा आपको कि कहाँ गोल्डन क्रॉस ओवर है, कहाँ ट्रेवर्सिंग थ्रू द जोन है, कहाँ EMA 20 है, और कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ बन रहा, कहाँ बुलिश हरामी है या कहाँ बुलिश एनगल्फिंग है या हैमर है, साथ में कहाँ पे कौन सा गैप है, ये सब कुछ आपको सामने दिख रहे हैं। चेक क्या करना है, बैक साइड के अंदर में सेक्टर और ये कुछ एक इंडिकेटर। सेक्टर को हमेशा आपको ध्यान में रखना है, रडार पे रखना है कि किस सेक्टर में कब कोई डिमांड जोन है। और सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये देखना है कि कहाँ पे कौन सा इंडिकेटर हमें सपोर्ट कर रहा है। खूब ये इंडिकेटर हैं, बट यही दो हैं जिनको मैं प्रायोरिटी देता हूँ और ये अच्छा रिजल्ट देते हैं। बाकी अननेसेसरी कचरा ढूंढने से, उनके ऊपर में काम करने से कोई बेनिफिट नहीं है, बिकॉज वो रिजल्ट नहीं देते। RSI नो डाउट अच्छा इंडिकेटर, अच्छा रिजल्ट देता है। कुछ ओवरबॉट ओवर सेलिंग में काम में लेते हैं, बट ये अकॉर्डिंग टू मी, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से ये एक बेस्ट वे है प्रिडिक्ट करने का, RSI के थ्रू ट्रेड करने का, बिकॉज इससे रिजल्ट मिलते हैं। कभी भी निफ्टी में डाउनफॉल आता है, यही आपको एक कंफर्मेशन देता है। कभी भी बैंक निफ्टी में डाउनफॉल आए या कोई भी स्टॉक में आए, ये आपको एक बॉटम बता देगा कि कहाँ पे बॉटम है। स्टॉक में लोअर लो ढूंढो, यहाँ पे हायर हाइज का वेट करो, और जब तक यहाँ पे हायर हाइज ना बने तब तक स्टॉक में चाहे कितने भी लोअर लोज बनते रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तभी लॉन्ग करेंगे जब यहाँ पे हायर हाई बनेगा। आई होप दोनों इंडिकेटर सबको क्लियर है अच्छे से। इस पे थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी है। RSI के ऊपर में स्टोकास्टिक बहुत ज्यादा इजी है, दोनों के दोनों बहुत अच्छे हैं, क्योंकि स्टोकास्टिक भी अच्छा रिजल्ट देता है और RSI भी अच्छा रिजल्ट देता है। देखिए बॉटम कंफर्म नहीं हुआ, कुछ बन रहा है, प्राइस लग रही है, यहाँ से ये बॉटम कंफर्म हो जाएगा, देन हम कह सकते हैं डिमांड जोन में बना है। तो फिर एक चांसेस है कि यहाँ से प्राइस ऊपर से, बट अभी मैंने बताया कि अभी सिचुएशन, जितनी भी अभी तक हिस्ट्री में सिचुएशन हुई स्टॉक मार्केट की, उन सबसे अलग है। अगर कोरोना यहीं स्टॉप होता है, दैट मीन्स सब चीजें काम करेंगी, और कोरोना यहीं पे स्टॉप नहीं होता तो टेक्निकल फंडामेंटल XYZ जो भी रिसर्च है कुछ भी काम नहीं करने वाले, बिकॉज इतना आप अच्छे से अवेयर हैं खुद इस चीज से कि ना टेक्निकल ना फंडामेंटल। बिकॉज अगर इकोनॉमी क्लियर कट इंडिकेट कर रही है कि अगर ब्रेकडाउन लॉकडाउन होते हैं तो उसकी वजह से डाउन जाएगी, कोरोना फैलता है तो लाइक अभी मोदी जी ने बोला देश 21 साल पीछे चला जाएगा,
सिंपल है, अगर इतने इतने लॉकडाउन रहे और ये प्रॉब्लम ज्यादा हो गई, डेफिनेटली उसमें फंडामेंटल टेक्निकल कुछ काम नहीं करेगा। लोग पैनिक होंगे, लोगों के पास में पैसा ही नहीं रहेगा, तो सब अपनी सेविंग को निकालेंगे, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो, चाहे बैंक में हो, चाहे कहीं पे भी हो। लाइक आज बैंक से भी नॉन मेंटेनेंस चार्जेस हटा दिए, बिकॉज पता है कि ऐसी सिचुएशन में सब लोग पैसा निकालेंगे बैंक से, स्पेशली वो लोग जो कैपेबल नहीं है ऐसी सिचुएशन में सरवाइव करने के लिए। अदरवाइज अगर ये कोरोना यही स्टॉप होता है, देन यहाँ पे हल्का सा एक ये बॉटम क्रिएट हो, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि बॉटम क्रिएट होने के लिए प्राइस ऊपर जाएगी तो ही। इन इंडिकेटर का सबसे अच्छा एडवांटेज यही है कि चाहे प्राइस यही रहे, ये यहाँ पे अपने आप ही हाई राइज बन जाएगा। लाइक प्रीवियस में आप देख लीजिए, प्रीवियस में प्राइस ऊपर थोड़ी ना गई है, प्राइस तो डाउन ही आई है, लेकिन यहाँ पे हाई राइज बन चुका है। तो इनकी ब्यूटी यही है कि ये प्राइस ऊपर जाने के बाद में नहीं, प्राइस वहीं की वहीं भी सस्टेन कर रही है तो भी आपको कंफर्मेशन दे देंगे। किसी को और कोई डाउट हो इसमें तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। एक क्लास और है हमारी जिसमें हम कंप्लीट थोड़ा सा ट्रेड सेटअप के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे आपको क्विक वे में ट्रेड ढूंढनी है, चार्ट को कैसे क्विकली स्कैन करें, पर्टिकुलर जो भी स्टॉक्स हैं बिग ट्रेड लिस्ट में उनको क्विक वे क्या है स्कैन करने का, एक प्रॉपर हमारा जो आगे चलने का वे है वो क्या होने वाला है। यस कपिल गो एड कि पर्टिकुलर कौन सी अप्रोच होगी जिसके थ्रू हम ट्रेडिंग करने वाले हैं, क्या प्रॉपर वे है, कैसे एक्सेल मेंटेन करनी है एंड ऑल दैट। और साथ में हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के थ्रू हम कैसे 20:1, 10:1, 15:1, 25:1 तक का टारगेट अचीव कर सकते हैं। यस हो सकता है, और कहीं ना कहीं निफ्टी के अंदर में जो नेक्स्ट मंथ है इतना लिक्विड नहीं है, नेक्स्ट मंथ की जो निफ्टी है वो इतनी लिक्विड नहीं है। द सेम थिंग हैपेंड इन 1992 आफ्टर बॉम्ब ब्लास्ट, उस टाइम भी ऐसी सिचुएशन हुई थी और मार्केट को बंद करना पड़ा था। तो हो सकता है, मैंने बताया ना कि अभी कंप्लीटली जब लॉकडाउन के लिए बोला है तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज ओपन रहे। इस टॉप डाउन अप्रोच हम पढ़ने वाले हैं, टॉप डाउन अप्रोच के थ्रू ही हम क्विक वे के अंदर में स्टॉक को आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे हायर टाइम फ्रेम से चले और कैसे हम देखें। लास्ट टॉपिक जो हमारा वही है टॉप डाउन अप्रोच एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब यही होता है हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना, फिर लोअर टाइम फ्रेम तक आना और फिर उसको कंटिन्यूसली बेसिस के ऊपर में ट्रैक करना ताकि कुछ भी मिस ना हो। ओके बीएससी ने बोला ओपन रहेंगे, हाँ हो सकता है तरुण, बिकॉज उसके बाद में हमें इमीडिएटली हमने क्लास स्टार्ट कर दी थी, सो आई वाज नॉट अवेयर, बट सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। तो टॉप डाउन अप्रोच से हम पढ़ने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली कल ही सेशन हम खत्म करेंगे। किसी वजह से नहीं हो पाता है तो हम कभी भी शेड्यूल कर सकते हैं। बाकी जो पढ़ा है अभी तक उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, सब लोग अच्छा कर रहे हैं ग्रुप के ऊपर में, बाकी के जो लोग हैं वो भी एक्टिव होइए प्लीज, ताकि सबको और भी अच्छा लगे और भी मजा आने लगे। ये मत सोचिए कि आपकी ट्रेड गलत है, कोई आपको कुछ बोलने वाला है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। यस नाउ वर्क फ्रॉम होम, टाइम है सबके पास में, यही सबसे बेस्ट टाइम पीक टाइम है रिसर्च करने का ज्यादा से ज्यादा आपको। Great. All right, everyone. See you soon. Till then, good night. Take care. Take care of yourself and your family too. Good night and bye.